हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्लास 9 चैप्टर 6 का लाइन एंड एंगल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम आपको इंट्रोडक्शन पार्ट ही आपको करा रहे हैं। आप ध्यान से इस लाइन्स एंड एंगल को समझिए, फिर उसके बाद ही आप क्वेश्चन इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लाइन एंड एंगल्स। लाइन्स एंड एंगल्स। सबसे हम लोग पहले जानते हैं स्टूडेंट्स कि लाइंस कितने तरह का होता है। कौन सा लाइन को हम क्या कहते हैं। लाइंस जैसे है कि आप पढ़ते हैं कि स्ट्रेट लाइन, पैरेलल लाइन। आप ये भी पढ़ते हैं कि स्ट्रेट लाइन, आप स्ट्रेट लाइन है तो इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन दिखाते हैं दोनों तरफ एरो देकर, ये स्ट्रेट लाइन है। कुछ लाइंस जो है अगर इसको हम पैरेलल लाइन के रूप में लिखते हैं, पैरेलल लाइंस। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग दो लाइन को पैरेलल दिखाते हैं। ये हो गया पैरेलल लाइन। सबसे पहले लाइंस के बारे में हम लोग जानते हैं स्टूडेंट्स। ये स्ट्रेट लाइन है, ये आपका पैरेलल लाइन है। अगर आपको कह रहे हैं कि ये लाइन का नाम भी लेते हैं तो हम लोग ए बी लिखते हैं कि लाइन ए बी है। और ये पैरेलल लाइन अगर हम शॉर्ट में करते हैं तो एल और एम, और इसको सिंबॉलिक फॉर्म में हम एल पैरेलल एम भी लिखते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। और इसको जब हम ए बी लिखते हैं तो दोनों तरफ एरो वाले साइन लगाते हैं तो कहते हैं कि ये लाइन ए बी है। क्लियर स्टूडेंट्स। ये आपका स्ट्रेट लाइन, ये आपका पैरेलल लाइन। अब उसके बाद देखिए कि जब दो लाइन में कोई इंटरसेक्टिंग लाइंस भी होता है। अब मान लीजिए यह आपका एल है, ये लाइन है हमारा, और ये लाइन एम है। अगर इस तरह से वो इंटरसेक्ट करता है किसी पॉइंट पर, मान लीजिए कि ये ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसको हम लोग दोनों को कहते हैं कि एल एम आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। एल और एम जो है वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अब लाइंस के बारे में जान रहे हैं अभी। ये स्ट्रेट लाइन है, ये आपका पैरेलल लाइन है, ये आपका पैरेलल लाइन है, और ये आपका इंटरसेक्टिंग लाइन है। और कभी कभी आप पढ़े हैं कि जब दो पैरेलल लाइन को, स्टूडेंट्स, दो पैरेलल लाइन एल और एम है हमारे पास, ये पैरेलल लाइन है, कोई लाइन जो है इसको इंटरसेक्ट करता है, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इस टी को इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं या ट्रांसवर्सल भी कहते हैं उसको। क्लियर स्टूडेंट्स। ये जो आपका टी है वह इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाता है, इंटरसेक्टिंग लाइन। और ये पैरेलल लाइन को इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट करता है दो डिफरेंट पॉइंट पर, तब हम लोग कहते हैं कि इससे बहुत सारे एंगल्स बनता है, 8 एंगल्स फॉर्म होता है। और इसको हम लोग, इसको दूसरे अर्थ में हम इसको ट्रांसवर्सल भी कह देते हैं कि ट्रांसवर्सल है ये। इसको इंटरसेक्टिंग लाइन को हम ट्रांसवर्सल भी कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। ये तो हो गया आपको लाइन के बारे में कि आप लाइन क्या क्या लिखते हैं, स्ट्रेट लाइन, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। और इंटरसेक्टिंग लाइन को हम ट्रांसवर्सल भी कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आइए हम लोग देखते हैं कि एंगल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, लाइन एंड एंगल्स में एंगल के बारे में जब हम पढ़ेंगे कि एंगल क्या होता है। स्टूडेंट्स, अगर दो रेज को, दो रे का एक अगर कॉमन एंड पॉइंट होता है, मान लीजिए ऐसा है कि ये दो रे है। क्लियर स्टूडेंट्स। देखिए, अब ये हम इसको हम एंगल कहते हैं क्योंकि यहां पर देखिए ये दोनों ही रे का, अगर ये मान लीजिए ए है और ये बी है, ये ओ ए और ओ बी, ये दो रे जो है वह आपको सेम इन पॉइंट उसका ओ है, यानी कि दोनों जो है ये इसका इनिशियल पॉइंट है, यानी कि कॉमन पॉइंट है। एक ही जगह पर आकर दो रे अगर मिल जाता है तो इसको हम लोग कहते हैं एंगल। यानी व्हेन टू रेज मीट एट ए वन पॉइंट और कॉमन पॉइंट, एक जगह पर एक सेम पॉइंट पर, कॉमन पॉइंट पर अगर दोनों मिलता है तो उससे जो फिगर बनता है वो आपका थीटा यानी एंगल बनता है। स्टूडेंट्स, आप इसको एंगल ए ओ बी कहिए। इसका नामांकन आप शॉर्ट में भी कर सकते हैं। इसको आप दो तरह से लिख सकते हैं, एंगल ओ या एंगल ए ओ बी। एक शॉर्ट में लिखते हैं और एक, मान लीजिए अगर इसी एंगल का कोई एंगल बना और इस एंगल का नाम हो गया कि यहाँ पर ए है, ये बी है और ये सी है, तो हम लोग कहते हैं कि ये एंगल ए बी सी। इसको आप एंगल बी भी लिख सकते हैं।
शॉर्ट में लिखना है तो एंगल बी भी लिखते हैं, या फिर आप इसको एंगल ए बी सी भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो एंगल हम लोग ऐसे लिखते हैं। तो कहते हैं कि एंगल को अगर डिफाइन करना हो तो व्हेन टू रेज मीट एट ए पॉइंट या सेम इनिशियल पॉइंट एक कॉमन पॉइंट पर मिलता है तो वैसे को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, ये हमारा एंगल है। अब इसका वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स में पढ़ेंगे कि इसमें इसका वेरियस टाइप्स क्या होता है। वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब एंगल के कई प्रकार हैं। आप पढ़े होंगे कि एंगल जो है वह कई तरह का है और कैसे इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। वेरियस टाइप्स ऑफ एंगल्स में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप पढ़े होंगे एक्यूट एंगल। पहला होता है एक्यूट एंगल। इसका अर्थ क्या है? एक्यूट एंगल किसको कहते हैं? जिसको हिंदी में न्यून कोण कहा जाता है स्टूडेंट्स। इसको हम लोग कहते हैं न्यून कोण। और इसका क्या होता है, इसका डिफाइन कैसे करेंगे हम लोग? इसको डिफाइन करना है कि क्या करेंगे, एंगल whose measure is greater than 0 डिग्री and less than 90 डिग्री। एंड एंगल क्या लिखेंगे इसको? एंगल whose measure is greater than 0 डिग्री, greater than 0 डिग्री and less than 90 डिग्री। कहने का मतलब है कि यह 0 डिग्री से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो, तो ये सारी कोण जो इसके बीच का होगा यानी कि वो क्या होगा, आपका एक्यूट एंगल होगा स्टूडेंट्स। उसको हम लोग एक्यूट कहेंगे। अगर इसको सिंबॉलिक फॉर्म यानी कि आप इसको अगर फिगर बनाकर दिखाना चाहें तो आप ऐसे दिखाइए, ये एक्यूट एंगल है। इसका मेजर हमेशा जो है वो क्या होगा, 90 से छोटा होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, ये आपका एक्यूट एंगल हो जाएगा। अब उसके बाद आइए, एक्यूट एंगल के बाद हम लोग पढ़ते हैं ऑब्ट्यूस एंगल या राइट एंगल। अब राइट एंगल भी आप देखिए, पहले राइट एंगल देखते हैं। राइट एंगल किसको कहते हैं? एंगल whose measure is एग्जैक्ट 90 डिग्री। एग्जैक्ट 90 डिग्री, जिस एंगल का एग्जैक्ट 90 डिग्री वैल्यू होता है इज कॉल्ड राइट एंगल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? राइट एंगल। आप हिंदी में इसको समकोण भी कह सकते हैं। समकोण यानी राइट एंगल कहा जाता है इसको। अंग्रेजी में इसको आप, इंग्लिश में आप इसको राइट एंगल कहिए, लेकिन हिंदी इसका समकोण होता है। क्लियर फ्रेंड्स, ये हो गया राइट एंगल। अब ये ऑन द बेसिस ऑफ, ये मेजर है कि मेजर के आधार पर इसका क्या हो रहा है। ये देखिए मेजर ही है, ये आपका 0 से बड़ा, 90 से छोटा, और यहां 90 से बड़ा। अब उसके बाद ये एग्जैक्ट 90 का है, तो ये एग्जैक्ट 90 वाले को हम लोग राइट एंगल कहते हैं। अब आइए ऑब्ट्यूस एंगल देखते हैं हम लोग। ऑब्ट्यूस एंगल में क्या है? अब इस निश्चित रूप से अगर ये आपका 0 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा है, अब यहां एग्जैक्ट 90 है। अब हम लोग कहते हैं कि एन एंगल whose measure is greater than 90 डिग्री, greater than 90 डिग्री and less than 180 डिग्री, and less than 180 डिग्री is called obtuse angle, is called an obtuse angle। क्लियर है स्टूडेंट? देखिए अब इसका मतलब ये हुआ कि ये 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि एंगल whose measure is greater than 90 डिग्री and less than 180 डिग्री is called obtuse angle, जिसको हिंदी में अधिक कोण भी कहा जाता है। क्लियर स्टूडेंट्स? उसके बाद हम लोग आते हैं एक्यूट राइट और ऑब्ट्यूस के बाद स्ट्रेट एंगल। क्लियर स्टूडेंट्स? इसमें हम क्या करेंगे, स्ट्रेट एंगल के बारे में पढ़ेंगे। अगर स्ट्रेट एंगल में क्या है, स्ट्रेट एंगल, अब इसको भी आप जो है अगर राइट एंगल को दिखाते हैं फिगर में तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे बेस पर, और इस तरह से आप दिखा सकते हैं कि ये राइट एंगल।
अब ये ऑब्ट्यूस एंगल का जहां तक डिफाइन किए कि ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है स्टूडेंट्स, तो निश्चित रूप से ऑब्ट्यूस एंगल इस तरह से फॉर्म हो जाएगा। इसे बड़ा भी आप कर सकते हैं। उसके बाद जैसे जैसे ये रे आपको, अब यहाँ स्ट्रेट एंगल को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर जब कोई एंगल यहाँ फॉर्म होता है तो हम लोग कहते हैं कि ये स्ट्रेट एंगल है। स्टूडेंट्स कोई भी रे होगा और रे पर जो है, अब मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट है और यहां एक रे है, इस तरह से जो एंगल फॉर्म होगा, यानी कि क्या कहेंगे, सम ऑफ टू एंगल्स वन साइड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, वन साइड ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, यानी स्ट्रेट लाइन के एक साइड में जो भी एंगल बनता है उसका एंगल का जो मेजर होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। स्टूडेंट्स स्ट्रेट एंगल हम इसी को कहेंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर एक रे है तो उसको हम लोग लीनियर पेयर कह देते हैं, ये एंगल लीनियर पेयर हो जाएगा। लेकिन अगर आपका यहीं पर कोई अगर एक और रे है स्ट्रेट लाइन पर, तो क्या बताए कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स, सम ऑफ ऑल एंगल्स मेड ऑन सेम साइड ऑफ ए लाइन इज 180 डिग्री, वह 180 डिग्री होता है, इसलिए इसको हम लोग स्ट्रेट एंगल कहते हैं। यानी एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री, एग्जैक्ट 180 डिग्री इज नोन एज स्ट्रेट एंगल। तो इसको आप कह सकते हैं कि एंगल हुज मेजर इज 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल यानी एक स्ट्रेट लाइन पर जितना भी एंगल बनेगा स्टूडेंट्स, उसका जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, उसको हम लोग स्ट्रेट एंगल कह देते हैं। और अगर एक ही स्ट्रेट लाइन पर अगर एक रे है और उससे केवल दो एंगल बना है तो उसको हम लोग लीनियर पेयर कह देंगे। लेकिन अगर एक से अधिक एंगल बना है तो उसको आप लीनियर पेयर नहीं कह सकते, क्योंकि लीनियर पेयर का मतलब होता है रेखीय युग्म, यानी युग्म मतलब जोड़ा। तो स्टूडेंट जब पेयर में होगा, अगर एक ही एंगल होगा यानी एक रे के दो एंगल एडजेसेंट एंगल होगा, तो वैसे कंडीशन में आप उसको लीनियर पेयर कहेंगे। अगर मान लीजिए इसका डिफरेंट एंगल्स का मेजर दिया हुआ हो और उसमें से एक मिसिंग हो, यानी एक एंगल आपके पास नहीं है, तो आप सभी एंगल को सम करके 180 के डिग्री के बराबर कीजिए और उसके बाद उसका वैल्यू फाइंड आउट कर दीजिए, क्योंकि उसका वैल्यू 180 डिग्री होगा। आप उसको स्ट्रेट एंगल भी लिख सकते हैं, या लिख सकते हैं कि एंगल्स मेड ऑन ए लाइन सेम साइड ऑफ ए लाइन, एक ही ओर बना हुआ जो एंगल्स है वह स्ट्रेट एंगल होता है, यानी उसका मेजर 180 डिग्री होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? स्ट्रेट एंगल के बाद हम लोग उसके बाद देखते हैं क्या है। स्ट्रेट एंगल के बाद हम लोग देखेंगे कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। एक बार आप देखिए स्टूडेंट्स कि रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। रिफ्लेक्स एंगल भी आप सुनेंगे कि रिफ्लेक्स एंगल आखिर होता क्या है। आप स्टूडेंट ऐसा देखिए, जैसे कि हमारे पास कोई एंगल है, एक्यूट है, ये एंगल है और ये एक्यूट एंगल हमारे पास दिया हुआ है। लेकिन आप यहां पर देखिए, अगर ये ए है, ये ओ है और बी, तो ए ओ बी का वैल्यू अगर हमारे पास मान लीजिए कि 30 डिग्री है या 60 डिग्री, इसका वैल्यू मान लीजिए कि 60 डिग्री है, तो स्टूडेंट्स इसमें रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, ये एंगल ए ओ बी कहलाता है। लेकिन जब हम लोग रिफ्लेक्स एंगल की बात करेंगे तो इधर वाले बात को देखिए, इस पार्ट को, यानी हम इसकी बात कर रहे हैं कि ये एंगल का मेजर क्या होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो रिफ्लेक्स एंगल को हाउ कैन यू डिफाइन, यानी कैसे आप इसको परिभाषित कर सकते हैं, कैसे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो आप कीजिए एंगल whose measure is greater than 180 degree and less than 360 डिग्री, यानी उस एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं जिसका मेजर 180 डिग्री से ज्यादा और 360 से कम होता है। तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हैं स्टूडेंट्स कि एंगल whose measure is greater than 180 degree and less than 360 degree is called रिफ्लेक्स एंगल। इसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल। अब यहां शॉर्ट में अगर लिखेंगे तो लिखेंगे REF, रिफ्लेक्स एंगल AOB।
अगर आप ए ओ बी लिखेंगे तो ए ओ बी का वैल्यू आपका हो जाएगा यहाँ 60 डिग्री लिखेंगे स्टूडेंट्स। लेकिन इसी का जब हम रिफ्लेक्स लिखेंगे तो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी का वैल्यू हो जाएगा 360 माइनस 60 डिग्री, यानी कि इसका वैल्यू हो गया आपको 300 डिग्री। इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि दिखा सकते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल है, यानी एंगल whose measure is greater than 180 degree and less than 360 degree is called the reflex angle. Clear students? अब आइए इसके अलावा हम लोग देखते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल क्या है। तो स्टूडेंट्स, कंप्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल ये भी एंगल्स का टाइप है, यानी कहने का मतलब इफ द सम ऑफ एनी टू एंगल इज 90 डिग्री then they are called complementary angles. Clear students? देखिए, अगर दो एंगल का सम आपका 90 डिग्री होता है तो वैसे में आप उसको कह सकते हैं कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स है। इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं, कंप्लीमेंट्री एंगल, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखिए क्या होता है ना कि कंप्लीमेंट्री एंगल्स हम लोग किसको कहते हैं, if the sum of any two angles is 360 degree, sorry 90 डिग्री स्टूडेंट्स, क्या है कि आप कंप्लीमेंट्री एंगल को आप कैसे दिखाएंगे, टू एंगल्स इन 90 डिग्री, देन they are called complementary angles, कहने का अर्थ है स्टूडेंट्स कि देखिए अब हमारे पास जैसे कि यह एक एंगल हमारे पास ऐसा है कि ये राइट एंगल, इस तरह से एक एंगल, कहने का मतलब क्या है, आप देख रहे हैं कि ये जो है परपेंडिकुलर है इस बेस पर, यानी इसका जो वैल्यू है, मान लीजिए इसका वैल्यू हमारे पास 30 है और इसका वैल्यू 60 डिग्री है, तो निश्चित रूप से दोनों को जब हम मिलाएंगे तो 90 ही होगा। कहीं पर भी अगर दो एंगल को मिलाकर आपका अगर सम 90 डिग्री आता है तो ऐसे कंडीशन में आप दोनों के सम को कंप्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, एक एंगल को दूसरे का कंप्लीमेंट कहेंगे, यानी 30 इज द कंप्लीमेंट ऑफ 60 एंड 60 इज द कंप्लीमेंट ऑफ 30, इस तरह से आप कह सकते हैं, यानी कि वह ईच एंगल जो है वह एक दूसरे का कंप्लीमेंट है और दोनों को मिला देंगे तो वो कंप्लीमेंट्री एंगल्स है। इसको हिंदी में लंब पूरक कोण कहते हैं, अर्थात स्टूडेंट्स यानी कि दोनों कोण को मिलाकर अगर वह लंब बनाता है, लंब पूरक कोण कहलाता है, 90 डिग्री बनाता है तो वह लंब पूरक कोण है, कंप्लीमेंट्री एंगल्स इसको हम लोग कहते हैं। इफ द सम ऑफ एनी टू एंगल इज 90 डिग्री, कोई भी हो सकता है कि मान लीजिए कि एक राइट एंगल में यहाँ पर हमारे पास जो है वह ठीक बाइसेक्टर है और ये 45 65 45 और 45 है स्टूडेंट्स, तो ये दोनों मिलाकर 90 है, तो यहां पर क्या कहेंगे कि दोनों ही कंप्लीमेंट एंगल जो है वो एक दूसरे के बराबर है, यानी ये कंप्लीमेंट्री एंगल तो है लेकिन एक दूसरे के बराबर है, यानी व्हिच एंगल इज कंप्लीमेंट, यानी 45 का कंप्लीमेंट 45 है, यानी कि दोनों ही सेम है उसका, यानी दोनों मेजर जो है एक दूसरे का कंप्लीमेंट है, यानी कि एक एंगल को दूसरे का कंप्लीमेंट कहते हैं और दोनों को मिलाकर हम लोग कंप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब यहां पर जैसे हम 30 और 60 के एंड हो सकता है कि एक एंगल उसका 30 हो, दूसरा 60 हो, 45 हो या अदर भी मेजर हो सकता है, लेकिन यदि उसका सम 90 होता है तो आप कहेंगे ये कंप्लीमेंट्री एंगल है। क्लियर स्टूडेंट्स? आइए अब उसके बाद हम लोग देखते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब हुआ कि यदि दो एंगल को मिलाकर अगर 180 होता है, इफ द सम ऑफ एनी टू एंगल इज 180 डिग्री देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। कैसे डिफाइन करेंगे? इफ द सम ऑफ एनी टू एंगल्स is
180 degree, then they are called क्लियर स्टूडेंट। देखिए अगर आपको दो एंगल मिलाकर आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स, इसको कहते हैं समपूरक कोण, सप्लीमेंट्री या रिजुपूरक भी कह सकते हैं स्टूडेंट, इसको आप हिंदी में इसको रिजुपूरक भी कह सकते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब आइए स्टूडेंट देखते हैं कैसे। आप जानते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है। अगर इसी के किसी पॉइंट पर अगर कोई रे ड्रॉ किया हुआ है, इस तरह से अगर कोई ड्रॉ किया हुआ रेज है, और ये मान लीजिए कि हमारे पास ये ए बी लाइन है, और यहां पर से कोई एक ओ है और यहां सी है, तो क्लियर है स्टूडेंट ये स्ट्रेट आप लाइन देख रहे हैं। इसी स्ट्रेट लाइन पर ये दो एंगल बना हुआ है, और दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो क्लियर है कि स्ट्रेट एंगल बनेगा, यानी 180 डिग्री बनेगा। तो स्टूडेंट्स ऐसे कंडीशन में आप इसको एक एंगल को AOC इज सप्लीमेंट ऑफ एंगल BOC, और ऑल्सो BOC इज अ कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल AOC। सप्लीमेंट है क्योंकि ये दोनों मिलाकर 180 होगा हर कंडीशन में। क्या होगा? इसका मेजर 180 होगा। जैसा कि आपको हम बताएं कि स्ट्रेट एंगल जो है वो 180 डिग्री होता है, और ऐसे कंडीशन में किसी भी तरह से इसका जो मेजर है वो 180 डिग्री होगा। तो आप कह सकते हैं कि ये जो है सप्लीमेंट्री एंगल है। अब जरूरी नहीं है स्टूडेंट्स कि आपको ऐसा ही स्ट्रेट लाइन होगा, आप ऐसे भी लाइन हो सकता है, आपके पास ऐसा भी लाइन हो सकता है। फिर यहां पर अगर कोई रे आपको इस तरह से है, तो ये भी आपको इस तरह से ये और एंगल मिलाकर क्या होगा? 180 डिग्री होगा, यानी कि एक जो है एंगल दूसरे का सप्लीमेंट होगा, क्योंकि ऐसे कंडीशन में स्ट्रेट लाइन का एंगल यानी स्ट्रेट एंगल 180 का बनता है। इस तरह से अगर हम कहें if the sum of any two angle is 180 degree, then they are called supplementary angles and each angle is supplement of each other, एक दूसरे का सप्लीमेंट होता है। अगर आपके पास 90 या आपके पास 80 डिग्री दिया हुआ है स्टूडेंट्स, और कहता है कि फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 80 डिग्री, तो हाउ कैन यू फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ 80 डिग्री? तो एज वी नो दैट सम ऑफ एनी टू एंगल इज 180 degree, then they are called supplementary angles. So we subtract the 80 degree from the 180 and we get supplement of 80 degree. तो स्टूडेंट्स क्लियरली आप ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप हमारे पास एक एंगल 80 डिग्री दिया हुआ है, तो वैसे कंडीशन में अगर हमको सप्लीमेंट फाइंड आउट करना है, तो निश्चित रूप से 180 में हम 80 को माइनस कर देंगे, तो हमारा सप्लीमेंट 100 डिग्री आ जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अगर आपके पास 99 दिया रहेगा, तो 180 में 99 को घटा दीजिएगा, उसका आपका सप्लीमेंट हो जाएगा। अगर कंप्लीमेंट निकालना है किसी भी एंगल, पर्टिकुलर एंगल का, अगर आपके पास जो दिया हुआ है, तो उसको 90 में माइनस कर देंगे, तो उसका आप जो अदर सब कंप्लीमेंट आपका निकल जाएगा। तो क्लियर स्टूडेंट, इसी तरह से हम कंप्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री के बारे में जान लिए। आप ये भी पढ़े होंगे एडजेसेंट एंगल क्या होता है। बस यही स्टूडेंट्स, यहाँ जो दो एंगल आपका, आप इसके बारे में भी थोड़ा जाने कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है। तो एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है कि एक की कॉमन आर्म होना चाहिए उसका। तो आप क्लियर देख रहे हैं यहां पर कि OC जो है एक कॉमन आर्म है एंगल AOC और BOC का। तो क्लियर है कि एंगल AOC और एंगल BOC आर द एडजेसेंट एंगल्स एंड व्हिच मेक लीनियर पेयर। आप ये कह सकते हैं कि अगर AOC प्लस BOC बराबर 180 डिग्री, आप इसको लीनियर पेयर भी कह सकते हैं, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर जो पेयर बना है उसका वैल्यू 180 डिग्री है। आप इसको लीनियर पेयर भी कह सकते हैं। वे हम कह सकते हैं कि एंगल AOC इज द एडजेसेंट एंगल ऑफ BOC। यानी एडजेसेंट का मतलब ही होता है जस्ट सटा हुआ, यानी संलग्न, यानी कि आपस में जुड़ा हुआ होता है, एक कॉमन आर्म के साथ वो एंगल बना होता है, तभी हम उसको कहते हैं एडजेसेंट एंगल। क्लियर स्टूडेंट्स? इसी तरह से दो टर्म और हमको जानने की आवश्यकता है। आप पढ़े होंगे, देखें कि इंटीरियर ऑफ एंगल एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल। आप ये जब देखेंगे, आपसे कभी कभी पूछा जाएगा इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में, कि इंटीरियर ऑफ एंगल क्या है और एक्सटीरियर ऑफ एंगल क्या है, यानी एंगल के बाहर
बाही भाग कहते हैं, भी कौन सा पॉइंट्स है, ऐसा पूछा जाता है। या इंटीरियर के बारे में, तो आप कैसे जानेंगे इंटीरियर और एक्सटीरियर के बारे में, ये भी देख लीजिए। एक्सटीरियर ऑफ एंगल क्या होता है, इंटीरियर ऑफ एंगल क्या होता है। एक्सटीरियर ऑफ एंगल कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, एक्सटीरियर ऑफ एंगल, इसके बारे में भी हम लोग जान लें। अगर ऐसा लिखा है कि मान लीजिए फाइंड द पॉइंट्स ऑफ द एक्सटीरियर ऑफ द एंगल, गिवन एंगल, यानी एंगल के एक्सटीरियर पॉइंट में क्या है, इंटीरियर क्या है। तो एक्सटीरियर, इंटीरियर और एक्सटीरियर, सबसे पहले जानते हैं एक्सटीरियर क्या होता है। मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऐसे एंगल दिया हुआ है स्टूडेंट्स, सपोज कीजिए कि हमारे पास ये एंगल दिया हुआ है। अब कोई पॉइंट यहां पर देखिए, यह ए है, ओ है और यह बी है। अब हम लोग कहते हैं कि यहां पर कोई ऐसे पी दे देते हैं, यहां हम आर दे दिए, क्लियर है। अब आप देखिए यहां पर है, ये अलग अलग है, और यहां पर हम कोई दे देते हैं कि क्यू है, क्लियर है स्टूडेंट्स। ये एंगल के अंदर तो कहीं है नहीं, यानी ये जो है सारा एक्सटीरियर है, ये एंगल के बाहर है, अंदर नहीं हो सकता है, ये एंगल के बाहर है ना। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर ऑफ एंगल, यानी इसके बाहर है, इसलिए इसको एक्सटीरियर कहते हैं। अब इसी में अगर हमारे पास होता है इंटीरियर ऑफ एंगल, तो स्टूडेंट्स यहां देखिए इंटीरियर ऑफ एंगल का मतलब क्या होगा, एंगल के अंदर, एंगल के अंदर क्या है। अब जैसे हमारे पास ये एंगल है, अब कहते हैं स्टूडेंट्स कि इसका नाम है पी क्यू आर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए कि इसके इंटीरियर में यहां पर हमारा कोई पॉइंट है आर, सॉरी एस है, मान लीजिए कि एस है। अब कोई पॉइंट और भी यहां लिखा हुआ है टी है, तो इसको हम लोग कहते हैं कि ये एंगल के अंदर है, अंतः भाग में है, इसलिए यह इंटीरियर ऑफ एंगल पी क्यू आर है। अगर से आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द पॉइंट्स विच लाइज इंटीरियर ऑफ द एंगल, इतना यानी कि जो कि वहां पर उसके अंदर में लाई करता है, यानी कि अवस्थित है, उसको आप नाम लिखिए, तो आप लिखें। और एक चीज ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट्स, अगर आपको ये कहा जाए कि लाई ऑन द एंगल, तब आप क्या कहेंगे। जैसे हम कहते हैं ये P एंगल पर है, Q भी एंगल पर है, R भी एंगल पर है। लाई ऑन द एंगल, इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन द एंगल, एंड सेम एंगल पर अगर पूछता है कि द पॉइंट्स व्हिच लाइज ऑन द एंगल, तो मान लीजिए कि यहां पर पी क्यू आर है, उसके अलावा भी कोई अगर पॉइंट दिया हुआ है उस लाइन पर, उस रेज पर, तो आप कह सकते हैं कि पॉइंट्स लाइज ऑन द एंगल, क्लियर स्टूडेंट्स। इस तरह से एक्सटीरियर, इंटीरियर ऑफ इंट्रोडक्शन, इस पार्ट में, इंट्रोडक्शन के पार्ट में लगभग सारा एंगल्स और लाइंस के बारे में क्लियर हो चुका है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करके बताएंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, धन्यवाद।